बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, मोलर वॉल्यूम की हम बात करने लगे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि एक मोल गैस जो है उसके अंदर नंबर ऑफ़ मालिक्यूल जो हैं वो फिक्स होते हैं। कितने होते हैं? 6 पॉइंट इंटू 10⁻23। ठीक है। इसी तरह वो कह रहा है कि एक मोल गैस का वॉल्यूम भी फिक्स होता है। अगर कोई भी आप गैस ले लें, उसका एक मोल ले लें, किसी भी गैस का एक मोल ले लें, तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो मोलर वॉल्यूम कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? मोलर वॉल्यूम। समझ आ गई मेरी बात की? तो ये हमने बात बिल्कुल ज़हन में बिठानी है कि 1 मोल ऑफ गैस जो है, 1 मोल ऑफ गैस हैज़ वॉल्यूम। वो कितना है? 22.414 dm³। ये एक मोल का वॉल्यूम होता है और इस एक मोल के वॉल्यूम को हम मोलर वॉल्यूम कहेंगे। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ अ गैस एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट STP 1, the volume occupied by 1 mole of gas at STP is called molar volume, molar volume। आगे आपने ये बात करनी है, एक मोल गैस का जो वॉल्यूम है वो 22.414 dm³ होता है। अगर आप इसको cm³ में कन्वर्ट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, 22,414 cm³। 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, किससे? क्योंकि 1 dm³ किसके बराबर होता है? 1000 सेंटीमीटर क्यूब के। शाबाश, क्लियर? अब हम एक यहां पर बात करते हैं कि 1 मोल के अंदर जो मालिक्यूल हैं, 1 मोल हैज नंबर ऑफ मालिक्यूल्स कितने हो गए? 6.23। ओके होगी बात? अगर आप इसका मतलब अगर आप यहां पर एक बात करें कि इतने वॉल्यूम में, यानी एक मोल का इतना वॉल्यूम है और एक मोल में इतने मालिक्यूल हैं, इसका मतलब इतने वॉल्यूम में ये मालिक्यूल आ जाएंगे। इसका मतलब आप कह सकते हैं 22.414 dm³ वॉल्यूम हैज, बोलो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। वो क्या आ जाएंगे? 6 पॉइंट, क्लियर? तो 1 dm³ में कितने आएंगे? इसको आप डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा? 6.02 10⁻23 डिवाइडेड बाई 22.414। तो ये आंसर आ जाएगा 2.68 10⁻22। ये कितने में आ जाएंगे? 1 dm³ में। ये कितने में आ जाएंगे? क्लियर? और 1 dm³ जो है उसमें जो मॉलिक्यूल्स होंगे 1 dm³ में, अगर आप 5 में, वो पूछता है MCQs में, अगर वो पूछता है बताओ 5 dm³ में किसी गैस के, कोई भी गैस हो, तो आपने इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर 10 से पूछे तो आपने इसको 10 से, यानी 1 में दिया हुआ है, आप जितने में चाहें इससे मालूम कर सकते हैं, इससे मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। क्लियर होगी बात? अब यहां पर एक और छोटा सा मुख्तसर सा सवाल है जो चैप्टर नंबर 3 में भी आप लोगों ने पढ़ा है। वो है कि ऑक्सीजन का हाइड्रोजन से 16 गुना साइज बड़ा है। ऑक्सीजन का हाइड्रोजन से, इसके बावजूद सेम वॉल्यूम में सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आते हैं अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ। अकॉर्डिंग टू, इस बात की बुनियादी रीजन ये है
कि जब हम वॉल्यूम सेम रखते हैं तो मॉलिक्यूल सेम इसलिए रहते हैं कि एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल से फासला बहुत ज्यादा है। एक मॉलिक्यूल का डिस्टेंस इतना ज्यादा है, उसके साइज का 300 टाइम्स, उसके साइज का 300 गुना उनके दरमियान फासला है। इसलिए साइज मैटर नहीं करता उनकी तादाद पर, वो छोटा साइज हो या बड़ा हो, उसकी तादाद चेंज नहीं होगी। ओके होगी बात? ये बात आपने जहन में रख ली। ओके होगी बात? इसको आपने जहन में बिठा लिया कि जो 22.414 DMQ वॉल्यूम है उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 6.02 हैं, और 1 में इतने आ गए तो ये 1 DMQ में आ गए, जितने में मालूम करने हैं। और जितना भी वॉल्यूम सेम रखेंगे तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम रहेंगे, साइज ऑफ मॉलिक्यूल का इशू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान फासला इतना ज्यादा है, उनके साइज का 300 टाइम ज्यादा फासला होने की वजह से वो बहुत बड़ा मॉलिक्यूल भी हो, चूंकि वो है बहुत दूर, इसलिए उसके साइज का इशू समझ आ गई ये बात? आगे है जनाब स्टिक्योमेट्री। क्या है? स्टिक्योमेट्री। स्टिक्योमेट्री में सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप कोई भी केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो आप रिएक्टेंट्स इधर लिखते हैं और प्रोडक्ट्स इस साइड पे लिखते हैं, ऐसे ही? कोई भी आप जब इक्वेशन लिखेंगे तो आप रिएक्टेंट्स लेफ्ट साइड पे लिखते हैं और प्रोडक्ट्स जो हैं वो आप राइट साइड पे लिखते हैं। ओके होगी बात? अब रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट से एक रिलेशनशिप डिस्कस करना है कि रिएक्टेंट का प्रोडक्ट से कौन सा रिलेशन है, कैसा रिलेशन है। जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का रिलेशनशिप डिस्कस होगा वो रिलेशनशिप स्टिक्योमेट्रिक रिलेशनशिप कहलाता है। क्या कहलाता है? ये लफ्ज है स्टिक्योमेट्री। स्टिक्योमेट्री या इसे सही लफ्ज कहते हैं स्टैक्योमेट्री। ठीक है? तो ये स्टिचो नहीं है, कुछ लोग इसे स्टिचो पढ़ते हैं, कुछ लोग इसे स्टिशो पढ़ते हैं। ना ये स्टिचो है ना ये स्टिशो है, ये क्या है? स्टिक्योमेट्री है। क्या है? स्टिक्योमेट्री। ओके। रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट के साथ एक रिलेशनशिप, रिएक्टेंट्स का बोलिए एक रिलेशनशिप, उस रिलेशनशिप को हम स्टिक्योमेट्री रिलेशनशिप कहते हैं और इस ब्रांच को हम स्टिक्योमेट्री कहेंगे। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of quantitative relationship। कौन सा रिलेशनशिप? क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप between reactants and products is called limitations of chemical equation। अब यहाँ पर पहले मैं limitations of chemical equation बता दूँ। limitations of chemical equation, this does not tell
about conditions of reaction, rate of reaction, chemical equation can even be written to describe the chemical change that does not occur. जी, इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। जी देखें जी, सबसे पहले मैंने बताया कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, वो क्या क्वांटिटी के हिसाब से वो कहलाता है स्टिक्योमेट्रिक रिलेशनशिप। और जिस ब्रांच में आप इस क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को स्टडी करेंगे उसका नाम है स्टिक्योमेट्री। क्या नाम है? अब केमिकल इक्वेशन, ये जो केमिकल इक्वेशन है जिसमें आप किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करके लिखते हैं, उस इक्वेशन की कुछ लिमिटेशंस हैं। आपको इक्वेशन से देखकर ये नहीं पता चलता कि इस रिएक्शन की कंडीशंस क्या थी, इसके अंदर क्या हुआ, कौन कौन सी चीज़ आपने डाली, कौन कौन सा एनवायरनमेंट रखा, क्या था, पता नहीं चलेगा। केमिकल इक्वेशन डू नॉट टेल अबाउट द कंडीशंस ऑफ रिएक्शन। आपको इक्वेशन देखकर स्पीड ऑफ रिएक्शन का नहीं पता चलेगा। किसका नहीं पता चलेगा? स्पीड ऑफ रिएक्शन का आपको नहीं पता चलेगा। स्पीड क्या कहलाती है? रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन उसका नहीं इल्म होगा। और फिर सम टाइम, मतलब मिसाल के तौर पर आपने हाइड्रोजन और क्लोरीन का रिएक्शन कराना है, आपने फ़ौरन जो है उसकी इक्वेशन लिख देनी है। अभी आपने रिएक्शन नहीं कराया, आप फ़ौरन लिख देंगे कि ये HCl बनेगा, तो इसका मतलब केमिकल इक्वेशन तो वैसे ही लिख दी जाती है। उस रिएक्शन के लिए भी लिख देंगे जो रिएक्शन से प्रोडक्ट हुआ ही नहीं, बना ही नहीं। तो यहाँ पर मैंने यही बात लिखी, केमिकल इक्वेशन कैन इवन बी रिटन टू डिस्क्राइब द केमिकल चेंज दैट डज नॉट अकर। वो चीज़ भी लिख दी जाती है जिसने पता नहीं प्रोडक्ट ने बनना है कि नहीं बनना। समझ आ गई बात की? यानी केमिकल इक्वेशन सारी की सारी थ्योरेटिकल बेस्ड होती है। क्या होती है? इसका एक्सपेरिमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। एक्सपेरिमेंट में वो प्रोडक्ट बनेगा नहीं बनेगा, केमिकल इक्वेशन का इससे कोई ताल्लुक नहीं। मेरी बात क्लियर होगी? इसलिए ये तीन बातें हैं जो इस केमिकल इक्वेशन की लिमिटेशंस में आती हैं। किस में आती हैं? लिमिटेशंस में आती हैं। अब हम बात करते हैं assumptions of stoichiometry। assumptions of stoichiometry क्या? पहले नंबर पर assumption है all reactants convert into products। तमाम रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। यानी जितना भी, मसलन आपने फ़र्ज़ करो 2-2 ग्राम दोनों मिलाए हैं तो वह सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन जाएगा। ये फर्जी बात है। मैंने पहले आपको की कि केमिकल इक्वेशन थ्योरेटिकल है, तो स्टिक्योमेट्री भी थ्योरेटिकल बेस्ड ही होगी, एक्सपेरिमेंटल नहीं होगी। यहाँ पर वो सोच रहा है, फ़र्ज़ कर रहा है
सपोजिशन, अजम्पशन कहते हैं फर्जी बात, मफरूजा। क्या मफरूजा है? फर्ज कर ली है बात कि सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन जाएगा, और हकीकत में ऐसा नहीं होता। हकीकत में कभी भी सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट नहीं बनता। जैसे पंजाब में एक बंदा गुड़ बना रहा है, तो सारी रो से तो गुड़ नहीं बन जाएगा, कुछ बहुत सारी रो ज़ाया हो जाएगी, बहुत सारा शुगर केन का जो जूस है वो ज़ाया हो जाएगा, इधर उधर ख़राब हो जाएगा, गल सड़ जाएगा वगैरह वगैरह। गन्ना भी, गन्ने से भी 100% जूस नहीं निकलेगा, कुछ ना कुछ गन्ना हमारा। तो इसी तरह कोई भी काम आप करते हैं 100% एफिशिएंसी नहीं आती, तो सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता। लेकिन यहाँ हम क्या फ़र्ज़ कर रहे हैं कि हो जाता है। हम यहाँ फ़र्ज़ कर रहे हैं कि हो जाता है। अगर आपने स्टिक्योमेट्री परफॉर्म करनी है, आपने स्टिक्योमेट्रिक कैलकुलेशन करनी है, तो आपको ये बात फ़र्ज़ करनी पड़ेगी कि सारा रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट बन चुका है। क्लियर होगी बात? नो साइड रिएक्शन अकर्स। दूसरी बात, नो साइड रिएक्शन अकर्स, कोई साइड रिएक्शन नहीं हुआ। साइड रिएक्शन से मुराद क्या है वो भी मैं आपको समझा देता हूं। मसलन देखिए, H2 प्लस Cl2, तो इससे क्या बना? 2HCl। ये HCl बन गया। ज़रूरी है, मेरी बात ज़रा गौर से सुनें। फ़र्ज़ करें हवा में हाइड्रोजन, हवा में नाइट्रोजन भी मौजूद है, ऑक्सीजन भी मौजूद है। ये हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ भी मिल सकती है और ऑक्सीजन के साथ भी मिल सकती है, ये क्लोरीन भी मिल सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये हाइड्रोजन क्लोरीन की बजाय किसी और के साथ मिल जाए, हवा में से किसी और की चीज़ के साथ मिल जाए, तो ये कहलाता है साइड रिएक्शन। क्या कहलाता है? कि आपका रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट नहीं किया, बल्कि किसी और चीज़ के साथ मिल गया है। और साइड रिएक्शन को भी कभी रोक नहीं सकते। साइड रिएक्शन ने भी होना ही होना है। साइड रिएक्शन ने भी, साइड रिएक्शन को आप रोक नहीं सकते। यहां पर हमने बात कर ली है कि साइड रिएक्शन होता ही नहीं है, यह भी थ्योरेटिकल बात है। समझ आ गई बात की? उसके बाद लॉस ओबेड ड्यूरिंग स्टिक्योमेट्रिक कैलकुलेशंस। जो लॉज हैं जो हम ओबे करते हैं स्टिक्योमेट्रिक कैलकुलेशंस के दौरान, पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। लॉ ऑफ, दूसरा लॉ है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ये मैंने लफ्ज़ दोनों मिला के लिखा है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ये दो लॉज हैं जो हमने यहां पर डिस्कस कर लिए हैं। ओके होगी बात? अब हमारा आखिरी बात रह गई है, वो है रिलेशनशिप की टाइप्स। रिलेशनशिप की टाइप्स। टाइप्स ऑफ स्टिक्योमेट्रिक रिलेशनशिप। मास मोल रिलेशनशिप, मास मास रिलेशनशिप, नंबर 3 मास वॉल्यूम रिलेशनशिप।
जी। अब ये क्या है, ये यूँ समझ लें कि फ़र्ज़ करें हमारे पास हमें रिएक्टेंट का मास पता है, मसलन ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। ज़रा तवज्जो करें, रिएक्टेंट का रिलेशनशिप प्रोडक्ट के साथ देखना है। अगर हमें रिएक्टेंट का मास पता हो और हम प्रोडक्ट का मास मालूम कर लेंगे, अगर हमें प्रोडक्ट का मास पता हो तो रिएक्टेंट का मालूम कर लेंगे। ये कहलाता है मास मास रिलेशनशिप, कि दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के मास की बात कर रहे हैं, दोनों के। अगर हमें रिएक्टेंट का मास पता है, प्रोडक्ट के हम मोल मालूम कर लेंगे। अगर हमें प्रोडक्ट का मास मोल पता है तो रिएक्टेंट का मास पता कर लेंगे। ये कहलाता है मास मोल रिलेशनशिप। समझ आ गई? अगर हमें रिएक्टेंट का मास पता है तो प्रोडक्ट का वॉल्यूम, अगर हमें रिएक्टेंट का प्रोडक्ट का वॉल्यूम तो रिएक्टेंट का, अगर हमें प्रोडक्ट का मास पता है तो रिएक्टेंट का वॉल्यूम मालूम कर लेंगे। ये होता है मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो ये 3 तरह के रिलेशनशिप हैं। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं कि लिमिटेशंस ऑफ केमिकल जो इक्वेशन क्या हैं, और अजम्पशंस कौन से हैं, और कौन से लॉज हैं ओबे होते हैं, और इस ब्रांच ऑफ स्टिक्योमेट्री, व्हाट इज स्टिक्योमेट्री, ये है क्या चीज़, और फिर आगे में कितने टाइप्स के रिलेशनशिप हैं। ये 3 टाइप के आपके सिलेबस में दिए गए हैं। तो आज का यहाँ तक हमारा लेक्चर होगा। नेक्स्ट होपफुली हम अगले लेक्चर में जो है यील्ड और लिमिटिंग रिएक्टेंट इनको पढ़ेंगे। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक होगी बात? थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।